गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। ठीक है। कक्षा 11वीं है ना। विषय हमारा गणित के मूल तत्व है ना। जो कृषि भौतिकी होता है उसके अंतर्गत ये अध्याय रहते हैं। अध्याय नंबर 2 घर्षण हम स्टार्ट किया है। ठीक है। तो घर्षण क्या होता है इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है। अब घर्षण आपने नाम सुना होगा। ठीक है भाई, दो वस्तुएं अगर है और उनके बीच में हम फोर्सफुली उनको एक के ऊपर एक क्या कर रहे हैं, फिसला रहे हैं या फिर रगड़ रहे हैं, तो वो जो फेनोमिना होता है वही क्या होता है, घर्षण होता है। तो यहाँ पे घर्षण किसे कहते हैं या घर्षण बल की परिभाषा दीजिए, है ना। घर्षण एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। तो घर्षण बल की क्या परिभाषा होती है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा आपको दी गई है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है, ठीक है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच गति विरोधी बल लगता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो गति विरोधी मतलब ये क्या करता है, जो बल आपके द्वारा लगाया जाता है वो उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है। जैसे अगर किसी किसी चिकनी सतह पर हम चलते हैं तो कई बार हम क्या हो जाता है, फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो घर्षण बल होता है वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाता है। ठीक है। परंतु जब हम पृथ्वी पर समतल सतह पर चलते हैं तो घर्षण बल के द्वारा हम आगे की ओर चल पाते हैं। ठीक है। तो ऐसे घर्षण हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी जगह हम देख सकते हैं घर्षण के फेनोमिना को। ठीक है। जहाँ पर दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच में ये बल लगता है। ठीक है। आएगा समझ में घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है। ठीक है। तो जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर ना फिसलती है या चलती है तो उनके संपर्क तलों के बीच, है ना, संपर्क तल मतलब जो कांटेक्ट सरफेस होते हैं उनके। ठीक है। मतलब जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हमारी चप्पल और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होगी उसके बीच में, है ना, कार्य करने वाले बल को ही क्या बोलेंगे, हम घर्षण बल बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में घर्षण कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो घर्षण कितने प्रकार का होता है तो ये जानेंगे हम कि घर्षण 3 प्रकार का होता है, स्थितिक घर्षण, गतिक घर्षण और बेलन या लोटनिक घर्षण। ठीक है। 3 प्रकार के बेलन होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के घर्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्थितिक घर्षण किसे होता है, किसे बोलते हैं, गतिक घर्षण किसे बोलते हैं। ठीक है। तो इनको हम समझेंगे। चलिए आगे आपको सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में उनके नाम बताना है कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो घर्षण जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नाम याद रखना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। घर्षण कोण किसे कहते हैं। ठीक है। अब घर्षण कोण किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है। अब अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा, ठीक है, कोई भी वस्तु होती है उसके परपेंडिकुलर होती है ना, मतलब लंबवत होती है। ठीक है। जैसे हमारे सर के ऊपर, है ना, एक बल कार्यरत होगा जिसको हम प्रतिक्रिया है अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। ठीक है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं उसको, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विराम कोण से आप क्या समझते हो। ठीक है। घर्षण कोण और विराम कोण ये 2 कोण होते हैं। तो इसको समझते हैं। विराम कोण क्या होता है, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर, है ना। अब ये नत समतल क्या होती है ना, नत समतल ऐसी जगह होती है, मतलब जैसे आपकी ढलान वाली जगह को हम नत समतल बोल सकते हैं, जिस पर एक सिरा क्या होता है, ऊंचाई पर होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, ढलान पर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से नत समतल वाली स्थिति होती है। पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है। अगला जो प्रश्न है वो है जैसे वाहनों में पहिए व बॉल बेरिंग क्यों उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे वाहनों में पहिए व बॉल बेरिंग क्यों उपयोग किए जाते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए। ठीक है। जो सर्पी घर्षण होता है, ठीक है, अब सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण क्या होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बेलन के द्वारा किसी रोटी को बेल रहे हैं तो वो जो घर्षण होगा वो कौन सा घर्षण होगा, लोटनिक घर्षण होगा। ठीक है। परंतु सर्पी घर्षण मतलब क्या, जब स्पर्श होता है, ठीक है,
तो उनके संपर्क तलों के बीच में जो बल लगता है या फिर जो घर्षण होता है वो होगा सर्पी घर्षण। ठीक है, तो इसलिए हमको इस तरीके से उसको बदलना रहता है। तो बॉल बेयरिंग के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है। ठीक है, अगला है घर्षण को कम किस प्रकार कर सकते हैं, है ना, किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए आपने देखा होगा, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर जहाँ पे घर्षण वाली प्रोसेस होती है तो वहाँ पे किस किस प्रकार के, है ना, उपकरणों का उपयोग करते हुए घर्षण को कम किया जाता है। जैसे यहाँ पे स्नेहक दिया है, ठीक है, लुब्रिकेशंस जिसको हम बोलते हैं, अर्थात ग्रीस अथवा तेल डालकर। ठीक है, तो ग्रीस अथवा तेल डालकर हम घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके पृष्ठों को चिकना करके एवं बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, है ना। बॉल बेयरिंग समझ में आया आपको, जिसको साधारण भाषा में हम छर्रे बोलते हैं। ठीक है, जो आपके साइकिल, ठीक है, साइकिल में भी उपलब्ध होते हैं। साइकिल के जो टू व्हील्स होता है, व्हील्स और एक्सल के बीच में जो, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। फिर अगला प्रश्न है घर्षण किस दिशा में कार्य करता है। तो घर्षण जो बल होता है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि ये गति विरोधी बल है ना, घर्षण गति विरोधी बल है, तो यह सदैव आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आप कि उसके विपरीत जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में यह कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, घर्षण गुणांक का मात्रक बताइए। अब घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होगा। तो घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि यह दो बलों का अनुपात है। ठीक है, अब दो बलों का अनुपात है मतलब दोनों भी बल है। ठीक है, तो दोनों बल होने के कारण मान लीजिए कि पहले बल का मात्रक अगर हमने न्यूटन लिया और दूसरे बल का भी मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार, है ना, उसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होने की, मतलब कोई मात्रक नहीं होगा। तो इसी प्रकार से घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, घर्षण बल का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, किन किन कारकों पर निर्भर, कारक मतलब क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, किसको, घर्षण बल को। ठीक है, तो सबसे पहले अभिलंब प्रतिक्रिया और संपर्क तलों की प्रकृति पर। ठीक है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होती है उसके परपेंडिकुलर लगती है ना, लंबवत लगती है। ठीक है, और संपर्क तलों की प्रकृति, है ना, संपर्क तलों की प्रकृति मतलब जो संपर्क तल है उसके किस तरीके के हैं, मतलब ज़्यादा खरबरे हैं या फिर चिकने हैं, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर चिकना रहा तो घर्षण बल क्या होगा, घर्षण बल का जो परिमाण होगा वो जो परिमाण होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर खुरदुरे अगर फर्श है तो खुरदुरे फर्श पर घर्षण बल का प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, सीमांत घर्षण बल से क्या समझते हो। तो सीमांत घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, तो जब एक पिंड दूसरे पिंड के ठीक ऊपर ठीक चलने की स्थिति में होता है ना, तो पहले पिंड को सीमांत संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, सीमांत संतुलन की स्थिति में क्रियाशील घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल मतलब, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, मतलब जस्ट वो ना फिसलने ही लगता है, तो उस स्थिति को सीमांत संतुलन सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर्षण कोण तथा विराम कोण में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो घर्षण कोण और विराम कोण में क्या संबंध होता है, तो सीमांत संतुलन की अवस्था में घर्षण कोण तथा विराम कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सीमांत संतुलन की अवस्था किसको बोलेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, मतलब जस्ट वो फिसलने की स्थिति में होता है तब। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।